सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कोरोना वायरस पर बात करूंगा, लेकिन मैं उन बिंदुओं पर, उन टॉपिक्स पर बात नहीं करूंगा जिनसे आप परिचित हैं। मैं इसमें यह डिस्कस करूंगा कि कैसे कोरोना वायरस अपने नेचर, अपनी प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है और उसके वजह से आज मेडिकल फैसिलिटी के वर्ल्ड लीडर जैसे अमेरिका जैसे देश, यूरोपीय यूनियन जैसे देश इसके सामने घुटने टेकते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे कोरोना वायरस की भूमिका क्या है? वहीं उसी के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कोरोना वायरस एक बीमारी और एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया था, लेकिन देखेंगे कि कैसे इसने क्या किया है, विश्व को कई खांचों में डिवाइड कर दिया है और अब यह महामारी एक संघर्ष और तनाव में भी बदलने लगी। यह संघर्ष और तनाव का आलम यह है कि चीन ने ओपनली ऑस्ट्रेलिया पर यह जो है कि धमकी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने चीन के अंदर किसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की बात की तो उसके ऊपर वह प्रतिबंध लगा देगा। और यह प्रतिबंध प्रारंभिक रूप में पहले तो आर्थिक होंगे, लेकिन यह बढ़ भी सकते हैं। ठीक इसी के साथ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे कुछ घंटे पहले ही जो है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट सामने आया है कि अब वह चीन को लेकर, जो चीन की जो भूमिका है उसको लेकर बहुत कड़े कदम उठाने वाले। कुल मिलाकर ये जो कोरोना वायरस है, इसमें जो हमारी जानकारी थी उससे काफी कुछ बदल चुका है। न सिर्फ यह वायरस बदल चुका है, बल्कि इसने अपने प्रभाव को भी चेंज कर लिया है। देखेंगे आखिर क्या क्या चीजें नई आई हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं वह कोई चीज ना बताऊं जो आप जानते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमें पता है कि नवंबर 2019 में से ही चीन में केसेस मिलने लगे थे और 1 दिसंबर 2019 को यहाँ पर पहला कोरोना केस जो है दर्ज किया गया था और ये दर्ज किया गया था चीन के वुहान शहर में। आपको यह भी पता है कि वर्ष 2002 और 2003 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था सार्स। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और इसी के से मिलता जुलता यह जो है कि वायरस था, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग था। और अलग यह था कि पहला का जो सार्स बीमारी था, इसका जो प्रभाव, इसका जो संक्रमण होता था जानवरों में ज़्यादा होता था और जब जानवरों के संपर्क में व्यक्ति आता था तो उसको बीमारी होती थी। लेकिन चूंकि इसका यह जो सार्स बीमारी अभी खोजी गई, जो कि वर्तमान में, जो कि हम जिसको कोरोना वायरस कह रहे हैं, यह जो खोजी गई थी यह क्या थी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही थी। इसके कारण इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया। नोवल इसलिए इसके साथ जोड़ा गया क्योंकि ये जो सार्स बीमारी थी यह क्या था, पहला कोरोना का केस था। अर्थात कोरोना की जो होने वाली बीमारियां हैं यह पहला था। इसी के कारण चूंकि यह जो कोरोना वायरस खोजा गया था वर्ष 2019 में और जिसका प्रसार ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा था, इसको हमने नाम रखा सार्स CoV-2 अर्थात सार्स कोरोना वायरस 2, क्योंकि सार्स पहला जो था 2002-2003 में जो है कि आ चुका था। अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ पर यह बीमारी दर्ज की गई तो इसके बाद यहाँ पे एक जो वायरस था रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम नोवल कोरोना वायरस कह रहे हैं, इसकी खोज की गई। जब ये खोज की गई तो ये वायरस काफी सिंपल प्रकृति का था, सिंगल रूप में था, अर्थात यह जो है कि अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे जैसे अभी देखा, मैं ऐसे ही 1 घंटे बाद हूं और 1 महीने बाद हूं, इस रूप में यह जो है कि चीन के रूप में सामने आया। लेकिन जैसे ही यह अन्य देशों में गया, इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन थोड़ा सा बाद में आया। अभी हम क्या कर रहे हैं, चीन का जो प्रारंभिक दौर है उसको हम समझ रहे हैं। तो इसमें क्या था, जो कि चीन के सामने जो कोरोना वायरस आया और उसका जो स्वरूप नजर आया, इसके लिए इन्होंने अपनी जो है कि मेडिकल जो भी इनकी जानकारी थी, रिसर्च थी, उसको लिया और इसकी स्थिति पर काबू पा लिया। क्यों काबू पा लिया? कि इन्होंने पता किया कि आखिर ये वायरस कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, क्या क्या इसके समाधान है,
कौन कौन से दवाओं के माध्यम से या किन किन चीज़ों को अपनाकर इसके प्रभाव को हम रोक सकते हैं। यह रुक गया। और WHO ने क्या किया, जब यह धीरे धीरे वहाँ पर फैल रहा था, उसी समय WHO ने 30 जनवरी को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया और 11 मार्च को इसे महामारी घोषित किया। अब देखिए, जब यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है और 11 मार्च को जब यह महामारी घोषित किया गया है, तब तक हमारे पास जो अनुभव था वह किसका था? चीन का अनुभव था। स्वाभाविक है, जो चीन का अनुभव था उसी अनुभव को लेकर हमें आगे बढ़ना था। और इसी के कारण जब इसका प्रसार पूरे विश्व में होने लगा तो हमने कहा कि हम इस बीमारी के विषय में जो चीन जानता है उसको अपनाते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पहला जो चीज था कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या है, तो प्रारंभिक जो लक्षण हमको बताए गए थे, जो कि आज भी हम बताते हैं, वह क्या है? सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार हो और सूखी खांसी है। सामान्यतः आप कोई भी अगर इंडिया में भी आप अभी भी देखिए, जो हमारे यहाँ मेडिकल एडवाइजरी जारी की जाती है या जो आपको कोरोना वायरस से रोकने के लिए, उससे बचने के लिए कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तब आप जो है कि हॉस्पिटल जाएं, इसको देखें, जितने ऐड देखेंगे सब में क्या होगा, यही चीज आपको बताई जाएगी कि आपको अगर आपको बुखार आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सूखी खांसी आ रही हो। लेकिन चुनौतियां ज्यादा थी। चुनौती तब जो है कि ज्यादा बढ़ गई जब ऐसे केसेस मिलने लगे जिनके अंदर यह तो कोई लक्षण ही नहीं थे, और जब लक्षण नहीं थे तो इन व्यक्तियों को हम क्या कह रहे थे? कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे देशों में इसका प्रसार होने लगा, लोग पहुंचने लगे और वह कोरोना पॉजिटिव तो थे लेकिन इनके अंदर यह लक्षण नहीं थे। और यहीं पर क्या हुआ है, आप एक चीज देखेंगे, जो यूरोप का आउटब्रेक देखेंगे या फिर जो है कि ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ब्राजील को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आउटब्रेक तेजी से हुआ। आउटब्रेक तेजी से इस वजह से हुआ क्योंकि हम ये मान रहे थे कि हमें पहले उन लोगों का टेस्ट करना है जिन लोगों के अंदर यह जो है कि लक्षण है। स्वाभाविक है, यह लक्षण सभी लोगों के अंदर नहीं थे, लेकिन जिनके अंदर किसी और प्रकार के लक्षण थे वो भी कोरोना से प्रभावित थे और वह क्या कर रहे थे? संक्रमित कर रहे थे। हमने उन पर ध्यान नहीं दिया और यही हुआ था यूरोपीय यूनियन और साथ ही साथ अमेरिका और ब्राजील में। इसके वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों को हमने समझा ही नहीं कि कोरोना से संक्रमित हो सकता है, वो लोग घूमते रहे, टहलते रहे और बड़ी संख्या को प्रभावित करते रहे। अभी देखिए, सबसे जो नवीन घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा मैं कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं है, बस टॉपिक से जोड़ना है आपको। तो देखिए, नवीन घटनाक्रम यह है कि एक संस्था है जिसका नाम है CDC, अर्थात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यह जो है कि अमेरिका की संस्था है और डिजीज कंट्रोल के मामले में यह जो है कि काफी खास पहचान रखती है और कई बार इसके जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वह जो है कि WHO भी उसको स्वीकार करता है और इसकी स्वीकार्यता मेडिकल के क्षेत्र में कई बार आपको WHO से ज्यादा दिखाई देगी। यह संस्था ने अभी तक ये भी कौन से 3 लक्षण मानता था, भी वही 3 लक्षण मानता था जो हमको आपको पहले बताए गए थे। लेकिन जैसे जैसे USA में केसेस बढ़े, डेटा आए, मरीजों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तब इन्होंने कहा कि नहीं, यह बीमारी इतनी सीधी दिखाई जितनी दे रही है उतनी है नहीं। और इसी के कारण कल अर्थात 27 अप्रैल को इस संस्था ने अपनी सूची में नए लक्षण 6 जोड़ दिए हैं। अब इससे यह जोड़ना इसलिए पड़ा ताकि अगर इन 6 लक्षणों के साथ भी कोई मरीज जाए, जो कि पहले से चले आ रहे थे, 3 जो लक्षण थे वह तो थे ही थे जो WHO ने बताए थे, लेकिन अगर इन लक्षणों के साथ भी कोई पेशेंट जाए तो भी क्या हो जाए, उसका कोरोना टेस्ट हो सके। कोरोना टेस्ट अभी तक इसलिए नहीं होता था क्योंकि जब तक लक्षण नहीं देखेंगे तब तक कोई भी मेडिकल अधिकारी या कोई भी सरकार अपना किट जो है कि खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि किट की संख्या क्या है, काफी लिमिटेड है और कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है कि किट का प्रयोग उन्हीं लोगों पर किया जाए जो कि क्या है, उससे प्रभावित है। अब देखिए, अब यह जो 6 लक्षण जोड़ने का नतीजा क्या होगा कि कोई व्यक्ति जाकर कहेगा कि हमें ये लक्षण है तो भी हम मान सकते हैं हो सकता है इसको कोरोना हो और टेस्ट करने की जरूरत। कौन से लक्षण? सबसे पहले देखिए, ठंड लगना अर्थात, और इसकी इंग्लिश मैंने सबका लिख रहा है,
ठंड लगना, उसके बाद लगातार ठंड के कारण कांपना, उसके बाद सिर दर्द, उसके बाद मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और गंध एवं स्वाद का न आना। स्वाभाविक है, यह हमारे लिए बिल्कुल नया है। अब थोड़ा सा इसी चीज को इंडिया में अप्लाई कीजिए या फिर यूरोपीय यूनियन में। अब क्या है, अगर कोई मरीज आज से पहले, जब तक यह सीडीसी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, इसको अमेरिका की अनुमति नहीं मिली थी, तब तक कोई व्यक्ति अगर इन लक्षणों का शिकार होता और वह जाता, तो हम क्या कह देते, इसको कोरोना नहीं है, कोई और बीमारी हो सकती, या उसको हम इलाज नहीं करते। लेकिन इन लक्षणों के साथ जो व्यक्ति संक्रमित है, वह तो पूरा कहीं ना कहीं घूम रहा है और कई लोगों को क्या कर रहा है, संक्रमित कर। तो हुआ क्या कि जिन लक्षणों को हमने लक्षण के रूप में माना ही नहीं, वह व्यक्ति घूमते रहे और संक्रमण की संख्या क्या हुई, बढ़ती रही। तो कई बार हम मजाक में बोल देते हैं, हमने सुना, हमने जो है कि कई बार फेसबुक पे देखा कि मेडिकल फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इटली बर्बाद हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया। उसके पीछे का कारण यह नहीं था कि वहाँ का हॉस्पिटल काम नहीं आ रहा, उसके पीछे का कारण यह था कि ये जो हम जिस बीमारी को नोवल कोरोना वायरस कह रहे थे, हमने क्या किया कि उन्हीं लक्षणों को सिर्फ स्वीकार किया जो लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। हमने उन लक्षणों को इग्नोर किया जो लक्षण और भी हो सकते हैं, और इसी का नतीजा था कि यह बीमारी फैलती रही। अब देखिए, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी भी लिख दी है। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए लिख दिए हैं ताकि अगर आपसे कभी बार एग्जाम में पूछी जा सकती है क्या है। जैसे आपको एक शब्द है एनोस्मिया, इसका मतलब होता है द लॉस ऑफ स्मेल, अर्थात जो आपको किसी चीज की सुगंध आती है वह आप तक ना आए। दूसरा है आपका एजीजिया, द कंप्लीट लैक ऑफ टेस्ट, अर्थात आप कुछ खा रहे हैं और आपको सब कुछ पानी जैसा लग रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका डिस्जेजिया, तो यह है अल्टरेट टेस्ट ऑफ सेंस, मतलब आप मीठा खाते हैं और आपको क्या लगता है, कड़वा लगता है, तीखा लगता है, अर्थात टेस्ट ही बदल गया है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर ये जो 6 लक्षण हैं, इन लक्षणों को भी उन लक्षणों में शामिल किया जाना यह बताता है कि कोरोना ने या तो अपना स्वरूप चेंज किया है या फिर हमारे पास जानकारियां कम थी। लेकिन अधिकांश लोग, अधिकांश रिसर्च यह प्रूव करते हैं कि कोरोना वायरस ने ही अपना स्वरूप चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देखता हूं कि आपने पहले देखा होगा कि आपके घर में मच्छर रहते थे तो आप कोई कॉइल्स लाते थे या कुछ भी जलाते थे, उससे मर जाते थे। लेकिन आज वो मच्छर नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है। वो किसी चीज के, जो आप जिस चीज को जलाकर मारते थे, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर। ठीक इसी तरह से कोरोना वायरस भी लगातार अपने स्वरूप में चेंज कर रहा है, और जब लगातार अपने स्वरूप में चेंज कर रहा है तो इसी के कारण जब तक हम किसी एक चीज को, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कोरोना वायरस अपने स्वरूप में परिवर्तन कर चुका होता है। कुल मिलाकर सीडीसी ने कहा है कि इन 6 जो आपके यह नए लक्षण हैं, इन पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो पहले से लक्षण हम मान रहे थे वह तो शामिल है ही है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा है कि इनमें और भी अब हमें टेस्ट करने की जरूरत है, और भी नए लक्षण जुड़ सकते हैं। अभी देखिए WHO क्या करता है, अभी यह जो कॉमन लक्षण बताता है और जिसको भारत देश भी स्वीकार करता है, वो कौन सा है? फीवर, बुखार, और टायर्डनेस अर्थात थकावट, और ड्राई कफ। तो ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी। हालांकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टायर्डनेस है, जो थकावट की समस्या है, इसको सीडीसी अपने जो कि कोरोना वायरस के केस के लिए रिस्पॉन्सिबल लक्षण नहीं मानता। भारत का मिलिट्री ऑफ हेल्थ भी WHO के ही इन 3 प्रमुख लक्षणों को मान्यता देता है। अर्थात जो है कि हम अभी जो फॉलो अप कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? WHO। इसीलिए कहा गया है कि अगर अमेरिका की तरह जो चीज़ें रिसर्च में सामने आई हैं, हो सकता है भारत में इस प्रकार की रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से आउटब्रेक दिल्ली, मुंबई जैसे क्षेत्रों में हो रहा है, वहाँ पर हमें यह समझना होगा कि आखिर जिन लोगों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जो लोग कोरोना के संक्रमण के प्रभाव में किसी व्यक्ति के नहीं आए, जिन ऐसे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं जो कि कभी ऐसे खांसते, छींकते या फिर बुखार वाले व्यक्ति संपर्क में नहीं आए, तो कोरोना कैसे हुआ, ये काफी बड़ी सीख लेने की जरूरत है। अभी हाल ही में जो है कि एक रिपोर्ट आई, WHO की रिपोर्ट से, इसने कहा है कि अभी जो हमारे पास सूचनाएं हैं उनसे यह पता चलता है कि 80%, ध्यान दीजिए, 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें जो व्यक्ति है, जो मरीज है, वह है एसिम्प्टोमेटिक।
एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, अर्थात जिनके अंदर कोई लक्षण कोरोना वायरस के होते हैं उनको बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक, और जिनके अंदर वह लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी वो कोरोना संक्रमित हैं उनको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। अब देखिए ये परसेंटेज कितना ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि 80% ऐसे लोग आ रहे हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, इनका मतलब 20% ही सिम्प्टोमेटिक अर्थात जो लक्षण वाले लोग आ रहे हैं। तो जो 80% हैं ऐसे तो कई लोग बाहर होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वह कोरोना संक्रमित हैं और वह अपने कोरोना को लेकर क्या कर रहे हैं, घूम रहे होंगे। हाल ही में दिल्ली मुंबई में भी जो हमने कोरोना वायरस के जो केस देखे और यहाँ पर जब भी हमने पता किया तो हमें पता चले कि यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक जो है कि मरीज मिल रहे हैं, अर्थात यह जो है कि तेजी से क्या कर रहे हैं, वायरस का प्रसार कर रहे हैं। इसी के कारण इनको साइलेंट स्प्रेडर कहा गया है। साइलेंट स्प्रेडर का मतलब कि यह तो इन्हें पता ही नहीं है कि कोरोना को लेकर घूम रहे हैं। तो अब समझिए कि कोरोना जो कि चीन से चला था वह उसी रूप में नहीं रहा, क्योंकि साइलेंट स्प्रेडर यह जो है कि एसिम्प्टोमेटिक की जो थ्योरी है यह चीन से नहीं आई है। यह कहां से आई है, यूरोप से आई है। यह कहां से आई, अमेरिका से आई है। और यही कारण है कि अगर हम इंडिया में ही देखें तो जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं, इसी के वजह से जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं या जो हमारे जो है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें पुलिस भी शामिल है, ये लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, पुलिस के कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी है। ये इस वजह से पहुंची है क्योंकि इन्हें भी नहीं पता चल रहा कि उनके सामने आया हुआ व्यक्ति जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं है वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। तो आप तो अब ये कहेंगे अच्छा चलिए ठीक है, यह तो जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षण का दिखना या नहीं दिखना, लेकिन यहाँ पर एक चीज और पता चला है कि जो अभी तक हम कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित किन लोगों को मानते थे, या जो हमारे ऐड आते हैं उसमें क्या पता चलता है कि हमें क्या करना है कि जो कोरोना से प्रभावित लोग हों उनको जो है कि जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनसे दूर रखना है। लेकिन एक नया रिसर्च भी सामने आया कि अभी जो कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उसमें 42% केसेस जो है कि युवाओं में हैं, और इनकी जो संख्या है अगर वह आप देखेंगे तो उनकी संख्या कम नहीं है, ये 42% है। 42% संख्या काफ़ी बड़ी होती है, और यह जो 42% केसेस हैं इनकी उम्र जो है वह है 20 साल से लेकर 49 साल तक, अर्थात युवा वर्ग में है। तो देखिए यहाँ पर 24 लिख दिया, ये 49 है। तो 42% केसेस में जो संक्रमित लोग हैं वो कौन से हैं, जो 20 साल से 49 साल की उम्र के हैं। वहीं 33% केसेस में 41 से 60 साल की उम्र के लोग हैं, अर्थात जो हम कहते थे इसका जो सर्वाधिक घातक प्रभाव जो है कि वृद्धों पर पड़ेगा, हमें यह लग रहा है इस तथ्यों से कि इसका संक्रमण क्या हो रहा है, युवाओं में ज़्यादा फैल रहा है। तो आप कह सकते हैं वह इस वजह से फैल रहा है क्योंकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और हकीकत भी यही है। लेकिन हमको यहाँ पे एक सीख लेनी होगी। आप देखते हैं जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप दो व्यक्ति गए कोरोना वायरस से प्रभावित और दोनों को एक ही प्रकार के सिम्टम्स हैं, तो क्या किया जाता था, सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता था वो वृद्धों को किया जाता था, महिलाओं को किया जाता था, ताकि उनके अंदर कोई केस जो है कि अगर होगा तो दिक्कत हो। लेकिन जो हम युवाओं में कोरोना केसेस को कम आंक रहे थे, अब क्या हो रहा है कि युवाओं में ही केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अर्थात जो आने वाले समय में हमें अपनी स्ट्रेटजी में क्या करना होगा कि जो हम जेंडर के हिसाब से और एज के हिसाब से जो अभी तथ्य हमारे सामने चीन के थे अब वही नहीं है, चीज़ें काफ़ी क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। और यही कारण था कि आपने देखा जो कि हमारे सामने काफ़ी जो केसेस आए और उसमें पता चला कि जो नए उम्र के लोग हैं उनमें भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि चलिए यहाँ पर एक नया बदलाव ये आ गया कि एज को लेकर। तीसरा बदलाव आया, और तीसरा बदलाव ये आया है कि अभी चीन से हमने जो है कि किट आयात किया था लाखों की संख्या, और भारत में ये किट जो है कि क्या हो गए, फेल हो गए। तो इनको क्या किया कर दिया, इनके टेस्ट पर ICMR ने जो है कि प्रतिबंध लगा दिया, और प्रतिबंध लगा दिया गया तो उसमें एक चीज नई समझ आई है कि इन टेस्ट के द्वारा अगर चाइना में टेस्ट कर रहे हैं तो सही निकल रहे हैं, भारत में नहीं। इसका मतलब यह है
कि वह कोरोना वायरस जो इंडिया में है वह कुछ अलग हो चुका है चीन से, या इतने समय में उसने अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर लिया है। और सिर्फ इंडिया के संदर्भ में नहीं है ऐसा, यह परिवर्तन यूरोप के संदर्भ में भी है और साथ ही साथ अमेरिका। अभी देखिए मैं कई रिसर्च आपके सामने रखूंगा। चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिनजियांग यूनिवर्सिटी, इसके जो प्रोफेसर है लांजुआन है, उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया है कि कोरोना वायरस अपने को बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है, अर्थात स्वरूप में परिवर्तित कर रहा है। और स्वरूप में परिवर्तन करने के वजह से क्या होता है कि हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसको ये टैकल नहीं कर पाता। आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके कि मान लीजिए मेरे शरीर में कोई वायरस घुसा, कोई वायरस प्रवेश कर गया, तो ये वायरस जो प्रवेश कर गया ये क्या है, एंटीजन है कोई। अब इस वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वह क्या करता है, कुछ जो है कि एंटीबॉडी बनाता है। और यह एंटीबॉडी क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में जो वायरस पहुंचा है उसको मारकर बाहर भगाते हैं या उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यह क्या कर, कोरोना वायरस के संदर्भ में क्या हो रहा है कि एक बार जैसे ही आपके शरीर ने क्या किया, इसको मार दिया, लेकिन कुछ समय बाद यह अपना स्वरूप ही चेंज कर ले रहा है। तो जब यह स्वरूप चेंज कर रहा है तो पहले जो एंटीबॉडी जिसने कोरोना को मारा था, अब वह जो है कि इस पर काम नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई चोर आया और चोर को आपने जो है कि पिटाई कर दी, और उसने कुछ कलर के कपड़े पहन रखे थे, आपने जो है उसको पिटाई कर दी, आपको लगेगा कि वह नहीं आया, बाद में पता चला कि वह जो है कि कपड़े चेंज करके आ गया और आप उसको चोर मान ही नहीं रहे। जब तक आपको समझ में आता चोर है तब तक वो आपके घर के सामान को लेकर जा चुका था। ठीक इसी तरह से शरीर के संदर्भ में क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी हैं पहले कोरोना के लिए विकसित हुई, व्यक्ति क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन फिर से कोरोना ने क्या किया, अपने आप के स्वरूप को चेंज कर लिया। और जब तक नई एंटीबॉडी बन पाती तब तक वो क्या कर चुका था, व्यक्ति को उसके जो है कि जान से उसको मार चुका था। तो यह जो समझ में आया है, यह जो रिसर्च आए, ये काफी डरावने वाले, और इसी के कारण जो है कि आपको यह सोचना होगा कि स्वरूप में चेंज कर रहा। और भी मेरे पास प्रूफ है, मैं उनके माध्यम से आपको ये बताऊं। बस ये समझ लीजिए प्रोफेसर जो लांजुआन हैं, इन पर हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं, हालांकि ये भी चीन के, तो कह सकते हैं कि चीन के व्यक्ति पर क्या भरोसा करना, फिर भी यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वुहान को सबसे पहले लॉकडाउन करने के लिए कहा था, क्योंकि इनको पता, इन्होंने कहा था कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन इसको क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बात कही है ये कहीं रिसर्च के बाद ही कहा होगा, ना कि सिर्फ जो है कि पब्लिक को अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए। अब देखिए इसके साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी अपने रिसर्च में कोरोना वायरस के 3 प्रकार खोजे, ए बी सी, इनमें वर्गीकृत किया है। इनका नाम ए बी सी नहीं रखा, कोरोना ए कोरोना बी नहीं रखा, वर्गीकृत किया है। बस ये समझिए कि इन्होंने क्या किया, जो कोरोना वायरस का जो स्वरूप है उसकी जब टेस्टिंग की तो इन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस है 3 रूपों में नजर आता है। एक को उन्होंने जो प्रारंभिक था उसको कहा ए वाला, अर्थात ए में कौन सा, जो चीन का कोरोना वायरस, बी में जिसने पूर्वी एशियाई के देशों में जो है कि अपना प्रभाव दिखा, और सी कैटेगरी जो कि यूरोप और अमेरिका में दिखाई दिया। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे कोरोना वायरस अपने जो है कि क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है, ये अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है। हमें जो अगर मान लीजिए चीन में जिस प्रकार कोरोना को शांत किया गया, जो भी उस पर जो चीजें सफल रहीं, वही चीजें यूरोप में, अमेरिका में, या फिर जो है कि आपके इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में रहें, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो कई रिसर्च ऐसी सामने आई थी, और चीन के भी रिसर्च में ये सामने आई थी कि, और चीन ने दुनिया को भी बताया था कि इसका जो प्रभाव है वह गर्म क्षेत्रों पे नहीं होता। लेकिन अगर आप ब्राजील को देख लीजिए, जो कि क्या है, इक्वेटर पर स्थित देश है, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख लीजिए, वहां पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना वायरस का स्वरूप हमें चीन में नजर आता था, अब वह वहां हमें अन्य जगहों पर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि इसने क्या किया, अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया, और यही कारण है कि जो है कि इसमें हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस बदल चुका।
और आपको प्रूफ चाहिए तो और मैं आपको एक बदलाव बताता हूँ। स्टार्टिंग में ये हुआ कि बताया गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो ये ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अब ये पता चला है कि यह इंसानों से जानवरों में भी प्रवेश कर रहा है। और एक दो केसेस नहीं आए, कई केसेस आए, और उसमें पता चला है कि ये बिल्ली, जो बिल्ली की प्रजातियां होती हैं, जैसे बिल्ली है, टाइगर भी है, अर्थात ये जो एक ही कैटेगरी में ये जो जानवर आते हैं, इन कैटेगरी के जानवरों को यह वायरस प्रभावित कर रहा है। और ये जो वायरस जानवरों तक तो पहुंच रहा है, ये इंसानों से पहुंच रहा है, ना कि जानवरों से जानवरों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बिल्ली पाल रखा है, अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो उस बिल्ली को हो जाएगा, लेकिन उस बिल्ली से किसी व्यक्ति को नहीं होगा। अभी गनीमत यह है कि अगर कोई जानवर है उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो सभी जानवर सभी कैटेगरी के जानवर इससे संक्रमित होंगे, यह तो नहीं पता, लेकिन जो बिल्ली की कैटेगरी के जो जानवर होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और वो प्रभावित होते हैं, लेकिन बस अच्छा ये है कि बिल्ली से व्यक्ति को नहीं हो सकता। हाँ, संक्रमित व्यक्ति क्या कर रहा है, जो है कि बिल्लियों को संक्रमित कर रहा है। अभी जो है कि यूएसए की चिड़ियाघर में वहाँ पे एक देखा गया कि वहाँ पे कुछ जो है कि जो टाइगर रखे गए थे वह भी संक्रमित हो गए। वो संक्रमित इसलिए हो क्योंकि टाइगर का वही जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोग आते जाते थे और उन्होंने कुछ चीज़ खाने के लिए फेंका हुआ, तो इंसानों से जो है कि वो पहुँचा था, ना कि जानवरों से आया था, और उन जानवरों के अलावा किसी अन्य जानवर में नहीं मिला। कुल मिलाकर यह है कि अब यह अगर व्यक्तियों में है तो व्यक्तियों से जानवरों में भी पहुंच रहा है। कुल में अब इससे हमें एक चीज समझ में आया कि इसने क्या किया है, अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया है। भविष्य में यह क्या परिवर्तन करेगा इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ों से समझ में आ गया है कि जिस कोरोना वायरस को एक सिंपल वायरस के रूप में हम ले रहे थे वह इतना आसान नहीं होगा, और जब इतना आसान नहीं होगा इसी के कारण कहा जा रहा है कि आने वाला समय मेडिकल क्षेत्र के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। यह तो था देखिए इस कोरोना वायरस के स्वरूप में परिवर्तन। अब देखिए इस वायरस ने क्या क्या परिवर्तन किया है उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं कहानी नहीं बताऊंगा, वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो आप जानते हैं। अभी इसमें क्या हुआ है कि इसने, जैसे कि मैंने बताया, पूरे विश्व में तनाव क्रिएट कर दिया है। जैसे ही कोरोना वायरस आया, यूरोप के कई देशों ने, इसमें इटली स्पेन भी शामिल थे, साथ ही साथ जो है कि अमेरिका ने, अन्य कई देशों ने इसका नाम दिया था वुहान कोरोना वायरस, क्योंकि इसके लिए चीन को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। आज पूरा विश्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा है कि आप यह जानकारी देते हो, 23 से 24 जनवरी को आप जो है कि जानकारी देते हो कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, और आप केसेस को आप छुपाते चले आए थे। WHO को भी आपने बाद में बताया, चीन के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगर आपने पहले बता दिया होता कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है या इसके सभी डिटेल्स जारी कर दी होती तो सभी देश सचेत हो सकते थे, क्योंकि यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लोगों का चीन के साथ जो है कि व्यापार होता है, एक मेल जोल होता है, आना जाना होता है, इसके वजह से केसेस फैले। इसी के कारण जो है कि कई तनाव आए। WHO बीच में आया और WHO ने कहा कि चीन पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए, तो WHO पर की जो विश्वसनीयता थी वो भी कम हुई। और भी अगर मैं वर्तमान में आपको बात करूं तो यह जो तनाव था ये यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने तो इतना तक कह दिया कि चीन का जो वुहान का ये जो वेट मार्केट है, जहां पर ये पशु पक्षी जीव जहां पर बिकते हैं, जहां से संभावना हो सकती है वायरस फैला हो, उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन वहां पर यूनाइटेड नेशन में भी वीटो का प्रयोग करके चीन ने इस बात को खारिज कर दिया। उसके बाद आया एक ग्रुप जिसका नाम है फाइव आइज। फाइव आइज में क्या है, यूएसए है, कनाडा है, यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसमें फ्रांस भी इसमें शामिल है। यह देश यह चाहते हैं कि यह इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर वायरस फैला कैसे। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की बात की, इस अपील को चीन ने एक सिरे से खारिज कर दिया। इसने कहा कि नहीं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। और इसी के बाद रूस की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई देश चीन पर आरोप लगाता है कि इस प्रकार की चीजें चीन से निकली हैं तो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज का घटनाक्रम दिए, आज क्या हुआ है। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़पेपर है उनकी मैं कटिंग नहीं लगा पाया, लेकिन अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में बहुत प्रमुख रूप से एक खबर छपी है कि ऑस्ट्रेलिया को
चीन ने यह धमकी दिया है कि अगर वह बार बार चीन में वुहान का पड़ताल करने की अर्थात इन्वेस्टिगेशन करने की बात करता रहा तो चीन ऑस्ट्रेलिया पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। अर्थात वह पहले ही अन्य देशों के जवाब को खारिज कर चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बार बार बहुत मजबूत तरीके से जो है कि इस बात को कह रहा है। और सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं चीन कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए यह इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि पूरा विश्व की यह उसके सामने चीन की जिम्मेदारी थी वह ऐसा करे। लेकिन खैर अब चीन ने ऐसा कहा। चीन के एम्बेसडर ने तो साफ कह दिया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से करता रहा तो उसको बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो सकती है। दरअसल इसमें यह बात इसलिए ज़्यादा घातक हो जाती है और यह इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापार है या जो लेन देन है, चाहे वह आया कमोडिटी को लेकर हो या फिर जो है कि स्टूडेंट्स को लेकर, जैसे इस समय ऑस्ट्रेलिया बड़ी मात्रा में कोयला, लोहा, शराब बहुत कुछ जो है कि चीन को बेचता है और चीन से बड़ी संख्या में स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। और अगर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और चीन जो है कि दोनों काफ़ी अच्छे घनिष्ठ रूप से नजर आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 25% है, अर्थात 1/4 की हिस्सेदारी रखते हैं। बावजूद इसके सोचिए ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यह जो चीन का रवैया है कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वह कुछ छुपा रहा है और साथ ही साथ वह अपनी वैश्विक जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। लेकिन अगर यह प्रतिबंध आगे बढ़ता है, जैसे ही देखिएगा कुछ शांत होगा, फिर से ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया अभी भी पीछे नहीं हटा है, उसने साफ साफ कहा है कि हमें इस बात पर संदेह है कि वहाँ की लेबोरेटरी से हो सकता है ये वायरस फैला हो। अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं चीन की जो एक वैश्विक छवि है जो कि अब काफ़ी धूमिल हो चुकी है, अगर ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए यूएसए को लेकर हम बात करते हैं। यूएसए तो बार बार शुरू से चीन पर यह आरोप लगाता आया है कि यह वायरस जो है कि चीन की वजह से फैला। आज जो मैंने आपको बताया कि अभी जो है कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ये कहा है कि दरअसल चीन ने यह जो वायरस फैलाया है और यह चीन की जो भूमिका हमें दिखाई देती है, इस पर हम बहुत कड़े कदम उठाएंगे। कड़े कदमों में क्या होगा कि जिस तरह से ट्रेड वॉर के समय वहाँ पर क्या हुआ था कि चीन की कंपनियों के सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या टैरिफ की दर बढ़ा दी गई थी, फिर से वैसा ही कुछ हो सकता है। अब देखिए इससे सिर्फ व्यापार प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका यह करेगा यूरोपीय यूनियन भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। और रहा बात एक बड़े देश भारत की, तो भारत का कभी स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर ऐसे मामलों पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीन के हाथ से बहुत बड़ा बाजार जाएगा। यहाँ पर बात बाजार जाने की ही नहीं है, दरअसल एक आपने देखा था जो शीत युद्ध का समय था जब यूएसए और रूस सामने थे। अब क्या हुआ है, रूस ने कदम ताल मिलाने चालू कर दिए चीन के साथ और इस तरह से अब जो है कि एक नए गुट सामने आ रहे हैं। और इन गुटों में आपने कुछ समय पहले ही देखा कि चीन और रूस पर यूएसए ने आरोप लगाया कि यह फिर से न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने करना चालू कर दी। अर्थात जो मैं कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि यह जो कोरोना वायरस है इसने अपनी प्रकृति के अनुसार, यह जो हमने इसको सोचा था कि एक महामारी है, इसने तनाव को युद्ध के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कैसे संभलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसे थोड़ा शिथिल होगा यह तनाव काफ़ी एक्सट्रीम रूम में हमें दिखाई देगा। अब देखिए इसके साथ साथ ये तो था कि चलिए देश को चीन के प्रति लोगों का जो है कि विश्वास कम हो रहा, देश आमने सामने आ रहे हैं, हर देश के अपने कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसके लिए लड़ रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, संस्थाओं के ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठा है। जैसे डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से पूरे चीन की हर बात का समर्थन किया है, उससे लोगों का ऐसी वैश्विक संस्थाओं से मोह भंग होने लगा है और लोगों का मानना है कि अब इन संस्थाओं को या तो समाप्त कर देना चाहिए या इनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें यह बताती हैं कि जो हमारा बना हुआ सिस्टम है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके साथ साथ संरक्षणवाद की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। संरक्षणवाद का मतलब है हर देश अब अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों के विषय में पहले सोच रहा है, ना कि ग्लोबलाइजेशन में जो हमने कॉन्सेप्ट अपनाया था उसका। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएसए ने क्या किया है, H1B वीजा में कटौती कर दी है और वह कह रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, अपने लोगों के विषय में नौकरी देंगे। तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो मजदूर जाते थे, मजदूर नहीं जाएंगे, तो जब मजदूर नहीं जाएंगे तो उनसे जो पैसा, जो रेमिटेंस प्राप्त होता था वो भी प्राप्त नहीं होगा। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। इसमें हमने सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है कि आपका रेसिज्म और जीनोफोबिया की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद, यहाँ पे नक्सलवाद लिखा है, इसको करेक्ट करना है। तो नस्लवाद का मतलब यह है कि अब एक क्षेत्र में ही कई, जैसे अमेरिका में ब्लैक, वाइट और कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आपस में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है हो सकता है यह व्यक्ति मेरा रोजगार छीन ले, हो सकता है यह व्यक्ति संक्रमित हो। यह जो व्यवस्था है, यह जो अविश्वास या ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है, यह कहीं ना कहीं काफ़ी घातक है। जेनोफोबिया का मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पहले जो माना जाता था कि अतिथि देवो भव है, वह कॉन्सेप्ट पूरा बदल चुका है। कंपनियां अब जो है कि चीन से बाहर जा रही हैं, लेकिन जहां वह जा रही हैं वहां पर व्यापार कैसे चलेगा ये भी क्लियर नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर ये है कि आने वाले समय में कुपोषण, गरीबी जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या इसका सामना करते हुए विश्व में जिस तरह से तनाव क्रिएट हो रहा है, इसमें हर देश कई अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ सकता है। सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, देशों में गरीबी बढ़ सकता है, और चूंकि आर्थिक क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो कुपोषण की समस्या भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये जो कोरोना वायरस है, इसने जो अभी हमारे सामने जो अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है वह काफ़ी घातक है, और उससे भी घातक है इससे निपटने के लिए जो देश एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। आई होप मैं समझा पाया हूँगा कि कैसे आप जो है कि इस कोरोना वायरस के बदलते हुए स्वरूप को अपने जानकारी से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।